गुरुग्राम का एक लड़का और उसका भाई जब 8 साल बाद जेल से छूटकर वापस आते हैं, तब दुनिया को उनकी सच्चाई पता लगती है। पता चलता है कि लड़के ने अपनी पत्नी के साथ कोई भी उत्पीड़न नहीं किया, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित नहीं किया, और तो और लड़की के देवर ने ना ही उसके साथ कोई रेप किया, ना ही कभी उसे मारा पीटा। यानी ये दोनों 8 साल तक एक झूठे रेप केस, झूठे दहेज के केस में जेल में बंद थे, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। ये पूरी वारदात, या यूं कहूं ये कहानी जानने के बाद आप सब में से बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं कि कैसे लड़के थे, लड़की की खूबसूरती देखकर पिघल गए, ऐसे ही शादी कर ली। लेकिन आज के ज़माने की ये वो सच्चाई है जिसका समाधान होना बहुत ही ज़रूरी है, और लगातार ऐसे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। आप अभी स्क्रीन पर जिस तस्वीर में एक लड़की को देख रहे हैं, इसका नाम सीमा उर्फ निक्की है। ये रहने वाली है देहरादून की, लेकिन पिछले 10 सालों में ये 3 हाई प्रोफाइल लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसा चुकी है। और ना सिर्फ इसने उनसे शादी की, उनका सामान लूटकर भागी, ना सिर्फ एक लुटेरी दुल्हन बनी, बल्कि उन पर झूठे रेप केस लगा दिए, उन पर झूठे दहेज के केस लगा दिए, जिसके चक्कर में ये लड़के 8-8 साल तक जेल में रहे, जेल में सड़ते रहे, किसी ने इनकी सुनी नहीं। लेकिन बाद में जब सेटलमेंट की बात आई, जब पैसे वगैरह दिए गए, तब लड़की ने बाहर सेटलमेंट किया, और एक लड़का तो लगातार 8 साल तक जेल में चक्की पीसता रहा। दरअसल इस लड़की का भांडा कैसे फूटा और कैसे इसके बारे में पता लगा, तो हाल ही में जयपुर के एक ज्वेलर हैं जिन्होंने इस लड़की की जो शिकायत है वो दर्ज कराई। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होती है, तो जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में 37 साल के एक ज्वेलर रहते हैं। उनकी पत्नी का निधन 2 अप्रैल 2022 को हो गया था। उनके छोटे छोटे बच्चे थे। अब ऐसे में उनको जो परिवार वाले थे वो बोलते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, एक अच्छी महिला ढूंढ लो और शादी करके अपना घर बसा लो, जो बच्चों का भी देखभाल करे, तुम्हारा भी करे और हमारे परिवार के साथ घुल मिलकर रहे। अब इसीलिए जो दुकान के मालिक थे, जो ज्वेलर साहब थे, वो मैट्रिमोनी साइट पर अपना प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल बनाने के बाद वो उसमें साफ तौर पर लिख देते हैं कि जो उनकी रिलेशनशिप, जो उनका स्टेटस है वो क्या है। वो लिखते हैं कि उनकी बीवी जो है उनका निधन हो गया है। साथ ही साथ वो अपनी जो सालाना आय है वो बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं। बहुत ज़्यादा से मतलब कि उनकी है उतनी वो आय, वो मासिक इनकम ही अपनी 1 करोड़ की दिखाते हैं, यानी कि मंथली वो 1 करोड़ कमा लेते हैं। अब ये देखने के बाद देहरादून में बैठी निक्की वो समझ जाती है कि ये शख्स मुझसे शादी कर सकता है, क्योंकि उसे ये पता लगता है कि एक तो इसकी पत्नी नहीं है और कोई जो लड़की है वो इससे शादी करेगी नहीं, तो मैं इन्हें अप्रोच करती हूँ। और जब वो इनकी इनकम देखती है 1 करोड़ मंथली, तो वो और ज़्यादा ही आतुर हो जाती है शादी करने के लिए। अब यही निक्की उनको रिक्वेस्ट भेजती है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, बातचीत होती है, और बातचीत के बाद ये उनके परिवार को मिलने के लिए देहरादून बुलाती है। देहरादून में 2-3 लोगों से मिलवाती है, बताती है ये मेरे भाई हैं, ये मेरी माता जी हैं, वहाँ मिला जाता है। और वहाँ पर ये ऐसा दिखाती है निक्की अपने आप को, वो बोलती है उससे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पेरेंट्स इतना पैसा तुम्हें नहीं दे पाएंगे अगर दहेज चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन होता है। बोलती कि हम बहुत गरीब हैं, हमारी इतनी आय नहीं है, हम बेसिक अपना रोटी कपड़ा मकान इसी में जी रहे हैं, हमारे पास और ज़्यादा सामान तुम लोग को देने के लिए नहीं है। लेकिन अब वैसे जो ज्वेलर साहब थे उनको एक साथी की ज़रूरत थी, उनके घर परिवार में एक साथी की ज़रूरत थी, उनको अपने बच्चे के लिए एक साथी की ज़रूरत थी, और इसीलिए वो लड़की की बात मानते हैं और कहते हैं हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, हमारे पास घर है, मेरे पास अच्छा परिवार है, तुम आ जाओ, लेकिन तब मेरा जो पूरा परिवार है वह पूरा हो जाएगा। अब इसीलिए 23 फरवरी 2023 को जयपुर के मानसरोवर में शादी की जाती है। जो ज्वेलर हैं और जो लड़की है निक्की, इनकी शादी होती है। शादी हो जाने के बाद धीरे धीरे महिला अपना रंग दिखाना शुरू करती है। वो ज्वेलर से कहती है कि देखो तुम्हारे पास इतना पैसा है, जो मेरी देवरानी है वो किस तरह से रहती है, तुम मुझे पैसे नहीं देते हो। साथ ही साथ और भी चीज़ें बोलती है कि तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा मेरे नाम कर दो, दुकान में मेरा जो शेयर है वो कर दो, मेरे नाम एक दुकान कर दो। ऐसे कई सारी सी डिमांड रखती है और घर में लड़ाइयाँ शुरू करती है। ये सारी निक्की की चाल थी ताकि वो ज्वेलर को लेके अलग हो, इसके बाद उससे प्रॉपर्टी पर साइन कराए, कुछ सामान ले ले और फिर सारा जेवरात सामान जितना कुछ है लेकर रफू चक्कर हो जाए। और होता भी यही है। करीब 5 महीने तक जो ज्वेलर हैं वो निक्की के साथ अलग रहने लग जाते हैं उस घर से। वो बोलते हैं कि घर में इतनी कलह हो रही है, कलेश हो रहा है, तो मैं बच्चों के साथ और अपनी जो बीवी है निक्की, उनके साथ अलग रह लेता हूँ। हालांकि वो अपने घर परिवार से रिश्ता नहीं तोड़ते। उन्हें समझ में आ रहा था कि गलती उनकी बीवी की ही है, लेकिन परिवार चलाना था इसलिए वो अपनी बीवी के साथ रहने लग जाते हैं। इधर
निक्की लगातार उन पे दबाव बना रही थी, कैसे भी करके वो पैसे या जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है, दुकान का हिस्सा है, वो उसके नाम कर दें। लेकिन ऐसा जब नहीं होता, निक्की देखती है कि कुछ भी होने के बाद जो ज्वेलर है वो मेरे नाम पर कुछ भी नहीं रख रहा है, तब इसीलिए वो एक रात पहले प्लान बनाती है, सारा सामान इकट्ठा करती है, अपने साथियों को बुलाती है और जब ज्वेलर घर से बाहर होता है सारा सामान लेकर फरार हो जाती है। और जब ज्वेलर घर आता है, उसे लगता है निक्की कहीं मिल नहीं रही, तो उसको पहले ये समझ में आता है कि हो सकता है उसने प्रॉपर्टी नाम नहीं की, छोटी मोटी लड़ाइयों की वजह से वो घर छोड़कर चली गई। इसीलिए ज्वेलर अपने घर वापस आता है और उसे कोई शक नहीं होता। लेकिन कुछ दिनों बाद जो ज्वेलर हैं उनके परिवार पर, उनके भाई पर, ज्वेलर पर, खुद पर रेप का केस दर्ज हो जाता है। अब ये जो आप एफआईआर देख रहे हैं, मैं आपको एक एफआईआर दिखा रही हूँ, ये वही एफआईआर है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पर जो ज्वेलर हैं और जो उनके भाई हैं उनके खिलाफ निक्की रेप का आरोप लगा देती है, दहेज का आरोप लगा देती है और इसके बाद जो कानूनी पचड़े में ये जो परिवार है ये फंस जाता है। लगातार कचहरी जाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, पूछताछ होती है और निक्की कहीं मिल नहीं रही होती है। लेकिन ऐसे में एक ब्लूटूथ के ज़रिए निक्की का पूरा भंडाफोड़ होता है। वो कैसे होता है? तो दरअसल जो निक्की है वो अपना जो ब्लूटूथ है वो घर पर भूल जाती है और ज्वेलर की 15 साल की बेटी वो ब्लूटूथ उठाती है। उसे पता नहीं था कि इस ब्लूटूथ में मतलब किसका होगा। जब वो ब्लूटूथ कनेक्ट करती है तो उसमें कई सारी गाड़ी दिखती हैं, जैसे BMW, लैम्बोर्गिनी और रेंज रोवर, इस तरह की बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं, लग्जरी गाड़ियाँ, वो कनेक्टेड दिखती हैं। पहले से वो दिखता है कि ये सेव्ड है उसकी। जब ब्लूटूथ आप लगाते हैं और आपने कई सारी जगहों पर या कई सारी गाड़ी, कई सारे डिवाइस से जब कनेक्ट किया होता है तो वो दिखाते हैं किस किस से कनेक्ट हो चुका है। तो वही उसमें भी दिखाता है, ब्लूटूथ में भी। अब जब वो दिखाती है अपने चाचा को, यानी ज्वेलर के छोटे भाई को, और वो जब देखते हैं तो बोलते हैं ये तो भाभी का है। इसके बाद जब उसमें ये देखा जाता है BMW, रेंज रोवर, लैम्बोर्गिनी, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं, तब वो बोलते हैं कि वो तो अपने आप को गरीब दिखा रही थी, लेकिन गाड़ियाँ इतनी महंगी महंगी कैसे कनेक्ट हैं इस ब्लूटूथ से। इसके बाद इनके परिवार को ध्यान आता है कि निक्की के पास एक फ़ोन था जो ख़राब हो गया था और वो दुकान पर देकर आई थी, और ऐसे में इन्हें डाउट होता है कि क्या उसने वापस वहाँ से दुकान से अपना फ़ोन लिया। अब यहाँ पर इनकी आप किस्मत समझिए कि जब ये उस दुकान पर पहुँचते हैं, वहाँ पर निक्की का फ़ोन मिल जाता है। दुकानदार बोलता है कि हाँ आपकी पत्नी आई थी बट वो फ़ोन लेकर नहीं गई वापस। इसके बाद जो ज्वेलर हैं, जो उनके भाई, वहाँ से फ़ोन लेते हैं, उसका बैकअप निकलवाते हैं और बैकअप जब निकलवाते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि उसमें कई सारी और फोटोज़ हैं निक्की की लोगों के साथ शादी की, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ, अलग अलग लोगों से उसने शादी की है। और ये देखने के बाद जब वो पुलिस को जमा कराते हैं तो पुलिस सारा खेल समझ जाती है। पुलिस को समझ आता है ये महिला कोई और नहीं, यानी जो निक्की है वो कोई और नहीं, कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक लुटेरी दुल्हन है। और ना सिर्फ लुटेरी दुल्हन, ये तो मर्दों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, उन पर रेप का झूठा केस लगाकर उन्हें जेल में डाल रही है। और फिर जो तस्वीरें सामने निकलती हैं उसके ज़रिए निक्की के घर देहरादून जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिलता। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है और साथ ही साथ जो पुलिस है वो एक एक फ़ोटो लेकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती है जो पहले जिनसे इनकी शादी हुई थी। तो पता लगता है कि निक्की 10 सालों में 3 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है और तो और ऐसे कई सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुकी है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब ये ज्वेलर के घर से लूट कर सामान लेकर भागी थी तो क्या क्या लेकर गई, तो देखिए 6,50,000 नकद लेकर गई, सोने का सेट लेकर गई जो 12 लाख का था, कानों के झूमर लेकर गई 1.5 लाख के, नाक की नथ 25,000, डायमंड की 4 चूड़ियाँ ले गई जिनकी कीमत 2,60,000 थी, डायमंड की 2 चूड़ियाँ 6 लाख की वो भी ले गई, एक सोने की चेन ले गई, सोने और डायमंड के कई सारे टप्स लेकर चली गई, चांदी की पायल ले गई जो 6,000 की थी, हीरे की रिंग 40,000 की ले गई और सोने की एक बड़ी रिंग थी जो 1 लाख की, वो ये सारी लेकर चली गई। साथ ही साथ मंदिर में कुछ चांदी के ग्लास रखे थे वो भी निक्की वहाँ से लूट कर चली गई। अब जब पुलिस को पता लगता है इतना सामान गायब है प्लस रेप का चार्जेस भी लग गए हैं, तो पुलिस को और जब बैकअप का सारी चीज़ें फ़ोटो वगैरह भी मिल जाती है तो उन पुरुषों से कांटेक्ट किया जाता है। तब पता लगता है निक्की के कौन कौन से और शिकार बने। तो उसमें पता लगता है कि निक्की सीमा बनकर यूपी यानी आगरा में एक लड़के से मिली थी जो बिजनेसमैन था, और वो भी मैट्रिमोनियल साइट पर साल 2013 में मैट्रिमोनियल साइट पर पहले वो लड़कों को सेलेक्ट करती है, वहाँ देखती है जिसकी इनकम अच्छी हो उनको ये अप्रोच करती है और देखने में ठीक ठाक है ही, इसीलिए लड़के भी इससे बातचीत करते हैं। और जब बातचीत आगे बढ़ती है, शादी हो जाती है। आगरा में भी जो बिजनेसमैन था उसको पता लगता है कि 75 लाख रुपए वो महीना कमाता है, तो इसे लगता है कि ये भी बहुत करोड़पति आदमी है, इससे भी मैं शादी कर सकती हूँ, और इसीलिए ये उससे पहले शादी करती है और शादी के कुछ दिनों बाद सारा सामान लेकर चली जाती है और फिर उस पर चार्ज लगाती है कि वो नपुंसक है। ये चार्ज लगाकर वापस चली जाती है, बोलती है कि मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। लेकिन जब लड़का बोलता है कि ये मेरा सामान लेकर चली गई है तो उस पर कोई यकीन
नहीं करता। आप ये देखिए, वो बोल रहा है सामने वाला कि मेरे घर से इतना सामान लेकर चली गई, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। निक्की ने बोल दिया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो सब मान लेते हैं और पूरे समाज में उसकी थू थू हो जाती है। अब अगला शिकार ये 2014 में चुनती है और इस लड़के के साथ, जिसकी मैं कहानी अब आपको बताऊंगी, उसके साथ तो बहुत ही बुरा होता है। दरअसल जब एक बिजनेसमैन को ठगने के बाद ये दूसरा जब शिकार तलाश रही होती है, तो इसकी मैट्रिमोनियल साइट पर गुरुग्राम के एक लड़के की पर नज़र पड़ती है जो NRI सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वो तलाकशुदा था। अब ये देखती है कि जब उस लड़के का तलाक हो चुका है और पैसा ये अच्छा खासा कमाता है, तो हो सकता है निक्की उससे शादी कर ले या वो उससे शादी करने के लिए मान जाए, और इसीलिए ये उस लड़के को अप्रोच करती है। लड़का निक्की की फ़ोटो वगैरह देखता है, बातचीत आगे बढ़ती है और बातचीत करने के बाद ये उस लड़के को मिलने बुलाती है और मिलने बुलाने के बाद कहती है कि ठीक है हम शादी कर लेते हैं। और इसको भी वही कहानी बताती है कि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, शादी के बाद मैं वर्किंग वूमन बनना चाहती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताती है। लड़के को लगता है कि हाँ, लड़की अपने पैरों पर इंडिपेंडेंट होना चाहती है, इसे पैसों का कोई लालच नहीं है, इसके घर में ऐसे कोई लोग नहीं हैं जो बहुत लालची दिखे हो। तो ये सब करके उस लड़के को फंसा लेती है और फिर साल 2014 में उससे भी शादी कर लेती है। शादी करने के कुछ समय बाद ये उसी चालाकी से फिर सामान लेकर भागती है और इस बार उस लड़के पर आरोप लगाती है कि उसने दहेज मांगा, उसके साथ घरेलू हिंसा की और साथ ही साथ उसके भाई ने उसका रेप किया। ऐसे आरोप लगाने के बाद जो फैमिली कोर्ट है वो कुछ नहीं सुनता। जब लड़का अपनी तरफ से बोल रहा होता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, आप चेक करा लीजिए, आप ये देख लीजिए कि लड़की मेरे भाई के साथ कितने दिन रही या कब इसका आमना सामना हुआ, कैसे मेरा भाई इसका रेप कर सकता है, और मैंने इस पर आज तक एक बार भी हाथ नहीं उठाया, लेकिन कोई नहीं सुनता। बेचारे लड़के बोलते रह जाते हैं, उनको जेल भी हो जाती है, 8 साल तक वो जेल में रहते हैं। और जेल में रहने के बाद जब ये चीज़ें सामने आती हैं कि लड़की खुद आती है, निक्की सामने आती है और बोलती है हम सेटलमेंट कर लेते हैं, और इस सेटलमेंट के ज़रिए वो बेचारे 8 साल तक जेल में रहते हैं और फिर 8 साल बाद वो छूट कर आते हैं। आप देखिए, जब सेटलमेंट हो रहा है तब लड़कों की बात मानी जा रही है, अदरवाइज वो बेचारे बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक बार उन पर सुनवाई भी नहीं होती, कोई ये तक कोशिश नहीं करता कि लड़की ऐसा कर सकती है या लड़की ने भी ऐसा किया होगा, उनको फंसाया होगा, जानबूझ के झूठे केस लगाए होंगे। तो इस तरह से ये लगातार 2 लोग को इसने फंसाया। और जब जयपुर के जो ज्वेलर थे, जब उनको ये पूरी चीज़ें पता लगती हैं, वो पुलिस को सौंपते हैं। और आप ये समझिए उनकी किस्मत थी कि उन्हें वो फ़ोन मिल गया, वो ब्लूटूथ मिल गया, जिसकी वजह से बैकअप आया और वो फ़ोटो तस्वीरें सामने और पुलिस को दी गई। वरना आज ये भी रेप के केस में, दहेज के केस में झूठे जेल में चले जाते, फिर लंबे टाइम बाद जब सेटलमेंट होता या कोई ऐसी चीज़ होती तो छूट कर वापस आते। फिलहाल आपको बता दूं कि निक्की है कौन। तो दरअसल जो निक्की है ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, मुजफ्फरनगर की। इनके जो पिता हैं वो गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं, जो माँ है वो गृहिणी है। निक्की ने अपनी LLB में पढ़ाई की है, फर्स्ट ईयर में इन्होंने एडमिशन लिया था। इसके बाद इनके दिमाग में आता है क्यों ना ये लोगों को पहले फंसाएं, उनसे शादी करें और उसके बाद जो पैसे हैं वो उनसे आराम से ऐंठ लें। इतना ही नहीं, जो निक्की की बड़ी बहन है वो शादीशुदा हैं, लेकिन निक्की यहाँ पर अलग ही पैतरा आजमा रही थी अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए, अपने ऐशो आराम को पूरा करने के लिए। वो उन लड़कों को सहारा बना रही थी, या यूँ कहिए कि उन लड़कों को धोखा दे रही थी, उनको फंसा रही थी और उनकी जो लाइफ है वो बद से बदतर कर रही थी। एक होती है लुटेरी दुल्हन की शादी की, सामान लूट कर चली गई, लेकिन ये तो लगातार उन लड़कों की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद करने पर लगी थी। उन पे ऐसे ऐसे केसेस और चार्जेस लगा रही थी जिस पर बेल मिलना तक मुश्किल होता है। दहेज का केस, घरेलू हिंसा का केस, रेप जैसे चार्जेस, जिसके बाद अगर एक बार लड़का फंस गया तो लंबा फंस जाएगा और उसका पूरा परिवार उस केस में फंस जाता है। लेकिन निक्की को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो लगातार ऐसे अपने शिकार ढूंढ रही थी। ये तो ज्वेलर जो जयपुर के थे, उन्होंने इस पूरे केस में जब उनकी नज़र पड़ी, जब उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने अपनी पत्नी का बैकअप, ब्लूटूथ वगैरह से पता लगाया, पुलिस को सौंपा। तब जाके समझ में आया कि निक्की यानी सीमा किस तरह से खेल खेल रही थी और लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी।